Friends, welcome to NCRT History and Social Science. Today in this video we will discuss a very important topic, that is about Al-Biruni and Kitab al-Hind. He was a traveler that traveled India in the 11th century, and he wrote about India's history and touched various aspects of Indian history that we will discuss in this video, and they are the Varna and caste system, notion of pollution, Kitab al-Hind, and the mathematic style of writing. So we will discuss all this aspect. So please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe this channel. Let's begin today's topic, that is Al-Biruni and Kitab al-Hind. Medieval period, they were Al-Biruni, Ibn Battuta and Francois Bernier. So today in this video we will discuss about the first travel, that was Al-Biruni. Okay, the three travelers, Al-Biruni came from Uzbekistan. Al-Biruni was originally from Uzbekistan country and he came to India in 11th century. Okay, Ibn Battuta, who came from Morocco, from Africa in the 14th century, and Francois Bernier, he was from France, Europe, and he came to India in the 17th century. So these were the three important travelers that came to India, and today we will discuss about one of them, that was Al-Biruni. So let's begin with today's topic, Al-Biruni and his book Kitab al-Hind. Don't forget to like, comment and share, subscribe to my channels. Let's begin. Al-Biruni. First, a brief introduction about Al-Biruni. Al-Biruni was the court historian of Mahmud of Ghazni, who was born in the year 973 at Khwarizm in Uzbekistan. Al-Biruni जो एक दरबारी इतिहासकार था, सुल्तान महमूद गजनी, जो कि गजनवीद सुल्तान था, उसके समय में 973 में ख्वारिज़्म नाम की जगह, जो कि उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था. ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस लाइक सीरियक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत. अल-बिरूनी अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त था, अनेक भाषाओं का विद्वान था, स्पेशली जो उस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास के एरिया में बोली जाती थी, उन भाषाओं में वो दक्ष था, जिसमें सीरियक थी, अरेबिक थी, पर्शियन थी, हिब्रू, और साथ ही साथ वो भारतीय संस्कृत भाषा का भी एक बहुत प्रकांड विद्वान था. दो ही हैड नो नॉलेज ऑन ग्रीक लैंग्वेज, स्टिल ही लर्न द फिलोसफी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. यद्यपि वो ग्रीक भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन ग्रीक भाषाओं की जो ट्रांसलेशन अरेबिक में थे, उनके माध्यम से अल-बिरूनी ने ग्रीक विद्वान, यूनानी विद्वान प्लेटो और एरिस्टोटल या अरस्तु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रखी थी. उनके दर्शन, ज्ञान, विज्ञान से वो भली भांति परिचित था. और इस अल-बिरूनी ने भारत की यात्राएं की, भारत के इतिहास को लेकर बहुत कुछ उसने लिखा है, और 70 वर्ष की अवस्था में अल-बिरूनी की मृत्यु हो गई. तो ये उसका एक ब्रीफ बायोग्राफी है कि कहाँ से जन्म और कैसे इस तरह से वो जो है ज्ञान प्राप्त करके एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई. अब हम अल-बिरूनी के बारे में बात करते हैं. तो अल-बिरूनी ने भारत के इतिहास को लेकर जो पुस्तक लिखी है वो है किताब अल-हिंद. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, किताब अल-हिंद. इसको तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है. किताब अल-हिंद यानी भारत की हिंद की किताब, या तहकीक-ए-हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंद की जानकारी की किताब. ठीक है. अब ये बुक जो है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक ये मानी जाती है. तो इट वाज रिटन बाय अल-बिरूनी इन अरेबिक इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज. ये अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और बहुत ही सिंपल, साधारण भाषा में, धारा प्रवाह रूप में, अरेबिक भाषा में इसको लिखा गया. तो किताब अल-हिंद जो है अरेबिक भाषा की बुक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर आपको याद रखनी है. दूसरी चीज़, इट वॉज वॉल्यूमनस टेक्स्ट हैविंग 80 चैप्टर्स. ये जो अल-बिरूनी की बुक है, इसमें 80 से ज़्यादा अध्याय हैं, 80 अध्याय हैं. ये बहुत बड़ी मोटी बुक है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, 80 चैप्टर हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. तो 80 अध्याय में बुक है, और इस बुक के सारे चैप्टर्स जो है डिफरेंट टॉपिक से ऊपर है, जैसे सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसॉफी, एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, फेस्टिवल, आइकनोग्राफी एंड लॉज आर डिस्कस्ड ब्रॉडली विथ ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल. और जितने भी ये विषय, जिसके टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, हर
टॉपिक जो है डिफरेंट डिफरेंट विषय पर था और हर विषय के ऊपर उसने बहुत ही इलाबोरेट वे में, बहुत ही एक्सप्लेनेटिव वे में उसने उसका वर्णन किया है और उसकी लिखने की स्टाइल जो है बहुत ही यूनिक थी बाकी लोगों से। अब उसने किस तरह से इन चैप्टर्स को लिखा है, इन विभिन्न विषयों पर डिस्कस की है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन। हर चैप्टर जो इस किताबुल हिंद का लिखा हुआ है वो एक किसी विशेष प्रश्न के साथ शुरू होता है एंड फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शंस बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। ठीक है, उसके बाद उस प्रश्न का जवाब या आंसर जो है वो दिया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और वो एक्सप्लेनेशन जो है अल बरूनी ने भारतीय संस्कृत ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और उस अध्ययन के आधार पर उसने उन सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह का भारत का धर्म है, भारत में मूर्ति पूजा की क्या स्थिति है, भारतीयों के कस्टम मैनर्स क्या है, वो सब चीज़ें जो है डिटेल्ड में उसने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर उनका वर्णन किया है। तो यूनिक स्टाइल ऑफ, अगर हम तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की बात करें तो इसमें एक सारे चैप्टर किसी न किसी प्रश्न से प्रारंभ होते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। फिर द चैप्टर वॉज कंक्लूडेड विथ ए कंपेरिजन विथ अदर कल्चर्स विच द मॉडर्न हिस्टोरियन कंसिडर्ड ए मैथमेटिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग। फिर इसके बाद अगर हम उस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें तो अल बरूनी की किताबुल हिंद का हर चैप्टर जो है एक निष्कर्ष के साथ ख़त्म होता है और उस निष्कर्ष में अल बरूनी भारतीय जो परंपरा या भारतीय कल्चर है उसका विदेश के किसी कल्चर या जिन कल्चर्स को वो जानता था उनके साथ कंपैरिजन किया हुआ मिलता है। यानी कंक्लूजन हर चैप्टर में भारतीय किसी विशेष रिलीजन या अल्केमी या फिलोसॉफी पर जो टॉपिक है उस टॉपिक का कंक्लूजन वो दूसरे किसी देश की सभ्यता संस्कृति के साथ कंपेयर करते हुए करता है। तो इस तरह से किताबुल हिंद को उसने लिखा है। 80 अध्याय हैं, अरेबिक भाषा में इसको लिखा गया है। हर चैप्टर जो है वो किसी न किसी प्रश्न से शुरू होता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है और लास्ट में उसका कंक्लूजन जो है दूसरी कल्चर के साथ उस विषय का कंपेयर करके किया हुआ होता है। तो ये अल बरूनी के इस किताबुल हिंद की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इस किताबुल हिंद में उसने जो जानकारी दी है उस जानकारी की अगर हम बात करें तो इन द बुक ही हैड डिपाइक्टेड द पर्शियन सोसाइटी। उसने पर्शियन सोसाइटी के बारे में इसमें वर्णन किया है और पर्शियन सोसाइटी के बारे में लिखा है कि इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। पर्शियन सोसाइटी उस समय जब वो भारत आया था वो 4 भागों में विभाजित थी। पहला जिसमें था नाइट्स एंड प्रिंसेस, दूसरा मॉन्क्स एंड प्रिस्ट एंड लॉयर्स, तीसरा फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट एंड द लोएस्ट जो कैटेगरी थी पर्शिया में दैट वाज ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरी जो है पर्शिया में वहाँ पर थी जब अल बरूनी था उस समय के समय की। अब सेम उसी तरह की 4 कैटेगरी भारत में भी उसने देखी, लेकिन ऑन कॉन्ट्रास्ट टू पर्शिया एंड इंडिया ही फाउंड दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। भारत में भी सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, हु वर क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। और इसके बारे में वो लिखता है कि ये चारों ही वर्ण जो भारत में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही भगवान ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग भाग से उत्पन्न हुए थे और इसी आधार पर उनकी जो है श्रेष्ठता जो है वो डिसाइड हुई थी। बट ये सारा सब कुछ लिखने के बाद, भारतीयों के चारों वर्णों के बाद उसने लिखा, लेकिन वो भारतीय वर्णों की एक विशेषता को समझ नहीं पाए या वो उसको पसंद नहीं कर पाया। और वो विशेषता ये थी कि ही वॉज डिसबिलीवर अबाउट इंडियाज़ नोशन ऑफ पोल्यूशन, टचेबल्स एंड अनटचेबल्स का जो भेदभाव भारत में था, इस व्यवस्था को जो है वो अल बरूनी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। नोशन ऑफ पोल्यूशन क्या था कि भारत में जो निम्न जाति थी उसको निम्न माना जाता था, यानी जो उस जाति में जन्म लेता था उसे हमेशा जो है निम्न ही माना जाता था, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन उसे अनटचेबल के रूप में ही कंसिडर किया जाता था। तो इस तरह से शूद्रों के प्रति जो दुर्व्यवहार था, अनटचेबल्स के साथ दुर्व्यवहार था, उनके प्रति जो भेदभाव था, उसको इस अल बरूनी ने नोशन ऑफ पोल्यूशन का नाम
दिया है। ही कंप्लीटली डिसअप्रूव्ड ऑफ द नोशन ऑफ पोल्यूशन एंड कंसिडर्ड इट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। वो इस नोशन ऑफ पोल्यूशन के विचार से पूरी तरह असहमत था। उसके अनुसार जो प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति की जो तरीका है कि हर वो चीज़ जो इम्प्योर होती है वो धीरे धीरे करके वापस प्योरिटी को प्राप्त कर लेती है, शुद्ध हो जाती है। गंदा पानी जो भी होता है वो धीरे धीरे समय के साथ जो है उसकी अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती है और एक बार फिर से वो नेचुरल तरीके से प्योर बन जाता है, चाहे वो इवापोरेशन हो चाहे और कोई तरीका हो। ज़मीन के अंदर जाकर भी पानी जो है शुद्ध हो जाता है। हर चीज़ इस तरह से शुद्ध होती है। हवा जो होती है वो भी शुद्ध हो जाती है। तो प्रकृति का ही नियम है कि हर अशुद्ध चीज़ शुद्ध होती है। लेकिन भारतीय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें शूद्र को जो है एक बार अपवित्र मान लिया गया, तो फिर कभी वो पवित्र नहीं हो सकते थे। इस विचार से वो असहमत था। He had also pointed out that everything which falls into the state of impurity tried to succeed it to get its original condition। ठीक है, उसने ये इसका वर्णन किया है कि हर वो चीज़ जो इस पृथ्वी पर इम्प्योर हो जाती है वो धीरे धीरे करके अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति में यानी प्योरिटी की स्थिति में आ जाती है, पहुंच जाती है। बट इन इंडियन कंटेक्स्ट द अनटचेबल्स वर रिमेनिंग अनटचेबल्स फॉर एवर। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में अशुद्ध या शुद्र जाति के जो अछूत लोग हैं वो हमेशा से जन्म के साथ ही अछूत पैदा होते हैं और मरने के साथ भी वो अछूत ही रहते हैं, कभी भी उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। हिज बुक इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ ऑल टाइम। और उसकी ये जो भारतीय इतिहास को लेकर लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद है वो विश्व इतिहास की एक धरोहर के रूप में, एक प्रमुख पुस्तक के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इस पुस्तक में और उसके क्या विचार हैं? द प्रॉब्लम और द बैरियर्स फेस्ड बाय अल बिरूनी इन कंपोजिंग किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना करते में या भारत में जो कुछ उसने देखा और उसने किताबुल हिंद में लिखा, तो ऐसे में इस अल बिरूनी को किन किन समस्याओं को, किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा या क्या ऐसे बैरियर आए जिसकी वजह से वो भारतीय इतिहास, संस्कृति या हमारे जो कल्चर है उसको समझ आसानी से नहीं पाया। तो देयर वर 3 बैरियर्स कंसिडर्ड। अल बिरूनी हु वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत आल्सो फाउंड डिफिकल्टीज व्हाइल ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन और अरेबिक। अल बिरूनी वैसे तो संस्कृत का एक बहुत अच्छा विद्वान था, बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन जब उसने संस्कृत ग्रंथों का पर्शियन और अरेबिक में अनुवाद किया तो बहुत सारी जगहों पर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वो कठिनाइयाँ क्या थी कि समटाइम्स अ फ्यू वर्ड्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू द अदर। और उन समस्याओं में एक समस्या ये थी कि कभी कभी किसी भाषा के कुछ शब्दों का किसी दूसरी भाषा में उसी अर्थ में जो है ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि शब्द जैसे संस्कृत भाषा है उसमें शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अरेबिक और पर्शियन जो है उसमें शब्दों की संख्या कम है। तो ऐसे में जो संस्कृत शब्द है उसका पर्शियन अरेबिक में ट्रांसलेशन करना मुश्किल हो जाता था। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि वो एज इट इज़ जो अर्थ है वो ट्रांसलेशन में नहीं कर पाता था। तो पहली समस्या ट्रांसलेशन की समस्या थी, पहला बैरियर ट्रांसलेशन का था। दूसरा, डिफरेंस ऑफ रिलीजन्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर अनदर ग्रेट हर्डल बिफोर हिम। अल बिरूनी मुस्लिम था और भारत में हिंदू धर्म उस समय प्रचलन में था और दोनों ही धर्म जो है बहुत अलग अलग परंपराओं को मानने वाले थे। तो ऐसे में अल बिरूनी के लिए भारतीय धर्म, भारतीय परंपराओं का जानना जो है वो उतना जानता नहीं था। तो ऐसे में उनको समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था और अपनी इसी जो है समझ की वजह से बहुत सी परंपराओं को वो सही ढंग से नहीं समझ पाया और इस वजह से वो भारतीय धर्म की कहीं कहीं आलोचना करता हुआ भी इस बुक में दिखता है। तो उसका रीज़न ये था कि भारतीय धर्म से वो एक तरह से पूरी तरह से उसको जानकारी नहीं थी। फिर द सेल्फ एब्जॉर्प्शंस एंड कंसिक्वेंट इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पीपल। एक और चीज़ जिससे अल बिरूनी को बहुत समस्या थी कि भारतीय लोग, स्पेशली जो धर्म के विद्वान थे, ब्राह्मण लोग थे, उनकी जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना, उससे उसको बड़ी तकलीफ हुई, उससे बहुत उसको समस्याएं आई और साथ ही साथ अन्य धर्मों के प्रति जो है असहिष्णुता का विचार जो है वो भी जो है उसको बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से वो भारतीय धर्म और परंपराओं को सही ढंग से समझ नहीं पाया था। तो ये 3 प्रमुख समस्याएं, बैरियर जो है अल बिरूनी को सामने आए थे, जिसमें पहला था
ट्रांसलेशन की समस्या, दूसरा था कि वो भारतीय धर्म और संस्कृति से परिचित नहीं था, और तीसरा जो है भारतीयों की श्रेष्ठता और एक तरह का असहिष्णुता का व्यवहार जो था उसकी वजह से क्या है कि वो रियल या वास्तविक भारतीय धर्म परंपरा संस्कृति का अध्ययन पूरी तरह से नहीं कर पाया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि अलबरूनी ने इस किताबुल हिंद में क्या क्या लिखा है। तो अलबरूनी की जो किताबुल हिंद है इसमें बहुत सारे आइडियाज़ जो है उसने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, स्पेशली मनुस्मृति, पुराणास, वेदास जो है उनको पढ़कर उसमें जो आइडियाज़ थे स्पेशली कास्ट सिस्टम के बारे में उसने वहाँ से उनको लिया, और भारतीय समाज संस्कृति को जो है उनका आधार जो है कि ये सब जो है इन ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज इस प्रकार का है, ऐसा उसका विचार था। लाइक पर्शिया एंड इंडिया 4 वर्णास वर एग्जिस्टिंग, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अलबरूनी एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल थ्योरी ऑफ 4 वर्णास इन विच ब्राह्मणास वर क्रिएटेड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा और द हेड ऑफ ब्रह्मा, क्षत्रियास फ्रॉम द शोल्डर्स, वैश्यास फ्रॉम द थाइज एंड शूद्रास फ्रॉम द फीट ऑफ ब्रह्मा। अलबरूनी भी ब्राह्मणों की तरह इस बात को मानता था कि मनुष्य का जन्म जो है भारत में स्पेशली ये जो 4 वर्ण हैं वो चारों वर्णों के लोगों का जन्म जो है ब्रह्मा के अलग अलग शरीर के भाग से हुआ है, और इस वजह से ये चारों वर्ण अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। स्पेशली ब्राह्मण जो है उनका जन्म ब्रह्मा के मुख या सिर से हुआ है, क्षत्रिय जो है उनका जन्म जो है भुजाओं से, एक शोल्डर से हुआ है, वैश्य जो वर्ण है उनका जन्म जो है जंघाओं या थाई से हुआ माना जाता है, और शूद्र जो है उनका जन्म पैरों के लास्ट पार्ट से जो है हुआ है। इस तरह की मान्यता वो भी मानता था, बट ही डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन एंड रिमार्क्ड दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइक्स एंड सक्सीड इन रिगार्डिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी, बट द इंडियन वर्ना सिस्टम वॉज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लेकिन उसका जो ये नोशन ऑफ पॉल्यूशन के ऊपर जो विचार था वो पूरी तरह से वो इस सिद्धांत को सही नहीं मानता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि नेचर की हर चीज़ जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को फिर से प्राप्त कर लेती है, अपने शुद्ध रूप को फिर से प्राप्त कर लेती है, लेकिन भारत में जो शूद्रास है, शूद्र वर्ण है, उनकी स्थिति कभी भी बदलती नहीं थी। वो अनटचेबल्स के रूप में पैदा होते थे और अनटचेबल्स ही रहते थे। ठीक है, तो ये उसके प्रमुख विचार थे कास्ट सिस्टम के बारे में भारतीय, जो कि उसने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। अलबरूनीज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टडी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। अब अलबरूनी जो भी इस किताबुल हिंद में लिखा है वो सब उसने जो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था उनके आधार पर उसने लिखा है। दीज टेक्स्ट लेड डाउन द रूल्स गवर्निंग द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्राह्मणास। अब ये जो भी टेक्स्ट उसने पढ़े थे वो ज़्यादातर ब्राह्मणों द्वारा कास्ट सिस्टम की जो रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स जो डिसाइड किए गए थे ब्राह्मणों द्वारा उन पर आधारित थे, और उनको जैसा जैसा उसने समझा वैसा वैसा उसने लिख दिया। लेकिन रियलिटी में उस समय की वास्तविक परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें उतनी रिजिड वे में फॉलो नहीं होती थी जैसा अलबरूनी ने लिखा है। इन रियल लाइफ द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट रिजिड। ठीक है, उस समय की परिस्थितियों में ये सिस्टम इतना रिजिड नहीं था जैसा अलबरूनी ने लिखा है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा किताबों के आधार पर ही लिख दिया, लेकिन रियलिटी में इस तरह से नहीं था। जैसा कि एग्जांपल्स जो हैं वो ये मिलते हैं कि कैटेगरीज लाइक अंत्यजा बोर्न आउटसाइड द सिस्टम वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लेबर टू पीजेंट्स एंड जमींदार। अंत्य जो कि इस वर्ण व्यवस्था से बाहर की एक जाति रहती थी सिस्टम से, और उन लोगों को भी जो है ये जो जमींदार लोग, किसान लोग होते थे वो अपने खेतों में काम देते थे, घरों पर काम करवाते थे। दे वर सब्जेक्ट टू सोशल ऑपरेशन एंड इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वे सामाजिक रूप से जरूर ही निम्न वर्ग के होते थे, लेकिन वो सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में उनका लेन देन या योगदान रहता था। तो पूरी तरह से एक तरह से बायकॉट नहीं था शूद्रास या जो लोग और कैटेगरीज के लोग माने जाते थे। लेकिन अलबरूनी ने अपने बुक में लिखा है कि शूद्रास जो है बिल्कुल ही अनटचेबल माने जाते थे, किसी तरह से उनका कोई रोल नहीं होता था। तो ये जो बात है पूरी तरह से सही नहीं थी। ठीक है, फिर इसके बाद कास्ट सिस्टम में उसका जो व्यू था उसके बारे में उसका क्या कहना था। ही रिमार्क्ड दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। द सन क्लीन्स द एयर,
सूर्य जो है हवा को शुद्ध कर देता है। द सॉल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पोल्यूटेड। समुद्र के अंदर जो नमक होता है वो नमक पानी में होने की वजह से समुद्र का पानी बदबू नहीं मारता है, गंदा नहीं होता है, ख़राब नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसका मानना था कि द नोशन ऑफ सोशल पोल्यूशन वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, और इसलिए वो इस सिद्धांत को सही नहीं मानता था। तो ये प्रमुख विचार थे अल बिरूनी के भारत में कास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि उसने अपनी पुस्तक लिखे हैं। बिरूनी और किताबुल हिंद की जानकारी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम अगले ऐसे ही तीर्थ यात्री जो भारत की यात्रा पर आए थे, एक मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता और उनकी पुस्तक रिहला के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।